ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट में विस्कोसिटी स्टार्ट किया था ना। देख लो एक बार, इसमें लिखा था विस्कस फोर्स के बारे में कि इट इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड, और विस्कोसिटी में लिखा था इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच दे एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ईच अदर एंड ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द लेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा था कि विस्कोसिटी अराइजेज बिकॉज लिक्विड कैनॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कैनॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस। फिर यहाँ एक एग्जांपल किया था कि दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में कोई भी विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, और मान लो दोनों प्लेट्स की जो वेलोसिटी है ना वो सेम है, v1 और v2 सेम है। तो ऐसे में पहली वाली प्लेट v1t चली, दूसरी प्लेट v2t चली, तो दोनों बराबर चली, तो कोई शेयर तो हुआ ही नहीं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो ऐसे केस में नो विस्कस फोर्स, यहां मैं लिख देता हूं नो विस्कस फोर्स। अब अगर v1 v2 से बड़ा हुआ बाई चांस, तो फिर जब हम देखेंगे तो v1 थोड़ा सा मतलब ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा चलेगा v1t, और नीचे वाला कम चलेगा। तो इस केस में ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखा था अपन ने, ये लिखा था v1t माइनस v2t, ये वाला क्लियर हुआ था, v1t माइनस v2t, यस सर। है ना। हाँ, तो मैंने ये बताया था आपको कि जैसे ऊपर वाली जो लेयर है ना वो थोड़ा आगे चली गई, तो उस पे जो विस्कस फोर्स है वो पीछे की तरफ लगी थी, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो चूंकि पीछे रह गई थी, उतना आगे नहीं जा पाई थी, तो उस पे विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग गई थी। तो ये शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, F1 अपॉन ए, और स्ट्रेन का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, L। तो ये स्ट्रेन ना टाइम पे डिपेंड कर रही थी, यहां से एक्चुअली थोड़ा नया शुरू हुआ था कि जो स्ट्रेन थी वो टाइम पे डिपेंड कर रही थी। तो हमने क्या किया था, हमने ना स्ट्रेन का रेट निकाला था, मतलब स्ट्रेन को टाइम से डिवाइड करके, तो ये आया था v1 माइनस v2 अपॉन एल। और फिर मैंने आपको एक ये बताया था कि शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, तो अपन ने शेयरिंग स्ट्रेस तो एफ अपॉन ही थी, और स्ट्रेन रेट था v1 माइनस v2 अपॉन एल, इसको ईटा रख दिया था, तो एफ एल अपॉन ए ये पूरा आ गया था। तो एफ का फॉर्मूला आया था ईटा ए v1 माइनस v2 अपॉन एल। यहां तक हो गया था, बताओ, फोर्स आई यस सर। मतलब इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, बस क्या है कर एक बार बेसिक इसका क्लियर हो जाए ना, ये वाला ईटा ए v1 माइनस v2 अपॉन एल। यहाँ पर ना ईटा का मतलब है विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी देखो एक यूनिट तो ये लिखी थी न्यूटन सेकंड और मीटर की पावर -2। एक ना इसकी एसआई यूनिट होती है
इसका नाम होता है पॉइस्यूली। क्या नाम होता है? पॉइस्यूली नाम। और इसका ना जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PI। और एक इसकी CGS यूनिट भी है। वो है पॉइस। और 1 पॉइस्यूली जो है उसकी वैल्यू 10 पॉइस के बराबर होती है। 1 पॉइस्यूली की वैल्यू 10 पॉइस के बराबर होती है। Sir, done. ओके। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ईटा, ठीक है, ए तो एरिया हो गया, और ये एक टर्म हो गया देखो V1 माइनस V2, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये डिफरेंस ऑफ बोथ द वेलोसिटी अपॉन एल। ये जो पूरा टर्म है ना, इसको कहा जाता है Shearing strain. Sorry, strain rate. अरे मुझे भी तो बोल लेने दो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। स्ट्रेन रेट तो कह ही सकते हो, है ना। लेकिन जैसे चेंज इन एनीथिंग अपॉन लेंथ अगर करें ना, तो वो चीज ग्रेडियंट बन जाती, ठीक है, कि 1 मीटर चलने में कितना चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मान लो कभी सिर्फ यही पूछ लेना व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वो आएगा V1 माइनस V2 अपॉन एल। अच्छा, इस वेलोसिटी सर ग्रेडियंट इसका मीनिंग क्या है? क्या? सर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट का? ग्रेडियंट मतलब होता है चेंज पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर चलने पे वेलोसिटी में कितना चेंज आए। और इसकी यूनिट देखो क्या होगी, इसकी तो होगी मीटर पर सेकंड, और ये मीटर, तो सेकंड की पावर -1। Done. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, एक मिनट। सर आप ये रिकॉर्डिंग उसमें डाल दोगे ग्रुप पे? नहीं, एक मिनट, मुझे ना क्वेश्चन मतलब ढूंढ लूँ एक बार।
क्वेश्चन ये है, अ लार्ज, वैसे ना ये जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पहले तो आते थे, बहुत पहले एक आध क्वेश्चन आए, उसके बाद फिर आने बंद हो गए, लेकिन मैं आपको एक तो करा ही देता हूँ ना, आपको पता तो लिखा है अ लार्ज wooden plate of area 10 meter square floating on the surface of a river is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a tangential force. If the river is 1 meter deep and the water in contact with the bed, है ना, river bed is stationary, then find the tangential force needed to keep the plate moving. और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है ना वाटर का, वो 10⁻⁻² पॉइस दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ना क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लीजिए।
सर 2 into 10 की पावर कितना आ रहा है 2 इंटू देखो सबसे पहले तो इसमें हम ये देखें कि जैसे रिवर है, ये है रिवर बेड और रिवर वन मीटर, ठीक है, और एक प्लेट है जिसका एरिया इन्होंने दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, वो फ्लोट कर रही है। अब ये ना इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना, जबकि इन्होंने कहा है कि वाटर इन कांटेक्ट विद द बेड इज स्टेशनरी, यानी यहाँ पे तो वेलोसिटी कितनी है 0। तो आप खुद ये देख सकते हैं कि एक वेलोसिटी 2 है और एक वेलोसिटी 0 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। और ईटा है 10 टू द पावर -2 पॉइज पॉइज, लेकिन हम लोगों ने ये लिखा था ना कि 1 पॉइस्यूली होता है 10 पॉइज, तो यहां से 1 पॉइज जो होगा वो 1/10 पॉइस्यूली होगा क्या, बताइए। तो ये 10 की पावर -2 पॉइज है ना, तो इसको ये लिख सकते हैं 10 की पावर -2 इंटू 1/10 पॉइस्यूली, यानी कि 10 टू द पावर -3. -3 पॉइस्यूली, ये ईटा आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए दिस इज द फॉर्मूला। तो ईटा इज 10 टू द पावर -3, what is the area, it is 10 meter square, v1 minus v2 means 2 minus 0 upon, and what is the length is 1 meter। तो ये आ गया 10 की पावर -3 और 10 तो 10 की पावर -2 हो गया, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मतलब 0.02 मीटर। ठीक है ना। यस सर। ओके, यस सर। तो मेरे ख्याल में ये वाला लॉजिक तो समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक, इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। अच्छा, ये थी विस्कस फोर्स अगर जैसे दो लेयर्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के बारे में लिख लेते हैं कि दिस लॉ gives the viscous force acting on a spherical object moving in a
विस्कस लिक्विड, ठीक है। दिस लॉ गिव्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बॉल है या कोई वाटर ड्रॉप है। जैसे जब बारिश होती है तो पानी की ड्रॉप्स ऊपर से गिरती हैं, तो एयर में गिरती है ना वो, तो एयर उन पे विस्कस फोर्स लगाती है, ठीक है। वो भी इससे दे सकते हैं। तो स्टोक्स ने क्या कहा था, उसने कहा था कि सपोज कोई यहाँ पर, फॉर्मूला तो खैर बड़ा सिंपल सा है और मेरे ख्याल में सब लोगों ने सुन भी रखा होगा। कोई इस तरह से अगर विस्कस लिक्विड है और कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस आर है, वो इसमें अपन लोग ऐसे v वेलोसिटी से चलाएं, तो इस पर जो विस्कस फोर्स लगेगी वो अपोजिट में लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। और वो कितनी लगेगी, वो होगी 6 पाई ईटा आर, ये उसने लॉ दिया। यहां पर ईटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड मतलब वही सराउंडिंग मीडियम। वैसे लिक्विड्स कहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसको यही लिखते थे ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल, ठीक है। वैसे ही विस्कस फोर्स ना, इट इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन, ये हम याद रखें कि ये फ्रिक्शन के ही जैसी है। जैसे फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, इसकी वजह से भी एनर्जी का लॉस होता है। और हाँ, इसका मैं ये भी लिख देता हूँ, इट्स डायरेक्शन इज opposite to that of velocity. Its direction is opposite to that of velocity. सर ये वाला लॉ सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है? हाँ, सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। वैसे एक्चुअली ना फिर ये देखा गया कि ये लॉ में कुछ चीजें तो सबके लिए वैलिड है। जैसे कि ये चीज की जो विस्कस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है ना, ये चाहे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, चाहे मान लो स्क्वायर शेप के हो, है ना, ये लॉजिक, या इरेगुलर शेप के भी हो ना, तो ये लॉजिक तो उनके लिए भी वैलिड है। लेकिन ये बाकी चीजें सर रेडियस और ईटा ये नहीं है वैलिड। मतलब ओके सर। फोर्स का मैग्नीट्यूड, विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये तो सबके लिए वैलिड है। जैसे जो एयर वो लगाती ना, एयर रेजिस्टेंस, उसमें भी वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ओके सर। इज वैलिड, है ना। ठीक है, एक्सक्यूज मी हाँ सर, बोलो।
सर फिर यहाँ पे माइनस साइन नहीं आना चाहिए अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है Magnitude है ना, तभी तो नो सर इसमें नहीं, ये वाले फॉर्मूले में 6 मैग्नीट्यूड 5 भी है भाई। अगर यहाँ वेक्टर लगा देखो, माइनस पता कब आता है, अगर ऐसे लिखो, अगर ये लिखो तब आएगा माइनस। मतलब उसमें बताना पड़ेगा ना कि वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट है फोर्स का वेक्टर, पर यहाँ तो हमने वेक्टर लिखा है, यस सर। तो ये तो मैग्नीट्यूड है ना, तो इसमें थोड़ी माइनस लिखेंगे। कई लोग एक्चुअली इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब माइनस लिखें चाहे ना। माइनस सिर्फ तब लिखें जब आप वेक्टर में दिखाएं, ताकि क्योंकि वेक्टर का ही तो डायरेक्शन होता है, तभी डायरेक्शन का लॉजिक होगा। यस अगर विदाउट ओके सर। है ना, हाँ विदाउट वेक्टर तो फिर तो सिंपल मैग्नीट्यूड। तो हाँ, और अच्छा इसके अलावा स्टोक ने एक और बात कही थी, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था इसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। उसने ये कहा था कि जैसे कोई कंटेनर, ठीक है, कॉपी मत करना, ठीक है। उसने कहा था कि सपोज कोई कंटेनर है, बहुत बड़ा सा कंटेनर, उस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर हम एक बॉल लेंगे, ठीक है, और उसे किसी भी वेलोसिटी से 0 1 2 3 4 किसी भी वेलोसिटी से इसके अंदर डाल दें, तो फाइनली उसे किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ही आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसने कहा कि अगर इस बॉल को ना जो इनिशियल वेलोसिटी दोगे वो 2 दोगे सपोज, तो 2 से ना बढ़ते हुए 5 पर आ जाएगी। अगर इस बॉल को जो वेलोसिटी दोगे वो 10 दोगे, तो 10 से कम होते हुए 5 पर आ जाएगी। अगर 5 ही दोगे तो चेंज ही नहीं होगी। समझे लॉजिक? मतलब उसने कहा कि वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ विस्कस लिक्विड, देन फाइनली इट मूव्स विथ वन कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ रहे? अगर हम इसको वेलोसिटी उस कांस्टेंट वेलोसिटी से ज्यादा देते तो कम होते हुए उस पे आ जाती। अगर हम इसको जो वेलोसिटी देते इनिशियल वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से कम देते तो बढ़ते हुए उस पे आ जाती। समझ पा रहे हो लॉजिक? बोलो या नहीं, है ना? अच्छा ये कॉन्सेप्ट सर आया कहाँ से ये भी बताओ, लेकिन पहले बस डेफिनेशन, ठीक है? तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी लिख देते हैं, इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी with which an object moves in a viscous liquid। और एक पॉइंट और है टर्मिनल वेलोसिटी का कि इन अ विस्कस लिक्विड there will always be a terminal velocity of the object।
in a viscous liquid there will always be a terminal velocity of the object. मतलब जैसे सपोज मैं टर्मिनल वेलोसिटी को vt लेती हूँ, ठीक है। अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी है 10, ठीक है, सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने सिर्फ बॉल को ड्रॉप कर दिया, आपने सोचा यार मैं तो ना इस बॉल को कोई वेलोसिटी दूंगा ही नहीं, समझ पा रहे हो, कोई वेलोसिटी नहीं दूंगा, तो क्या होगा। तो देखो सपोज है केस 1 कि जो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी वो 0 दे दी, तो स्टोक ने ये कहा ऐसे में वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ते हुए टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच पाएगी। तो अगर हम लोग एक वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ बनाए, तो ये कोई टर्मिनल वेलोसिटी है और शुरू में जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, तो उसने कहा ना वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते टर्मिनल तक पहुंची, समझ पा रहे हो। पहला ग्राफ बताओ मुझे, समझ में आया। यस सर। सर हम जितनी भी Yes, वेलोसिटी देंगे लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाएगी। हाँ मतलब फाइनली उसे कांस्टेंट पे आना है। अब हो सकता है उसमें टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन फाइनली वो कांस्टेंट पे आएगी उसी में, ठीक है। सर वो बिग कर्व का डायग्राम दिखा दो एक बार, ऊपर वाला। नहीं नहीं, बीकर का डायग्राम मत बनाना, ये वाला, ये डायग्राम ये कह रहे हो क्या, ये मत बनाना, ये तो यस सिर्फ सर। एग्जाम्पल के लिए बताया ना। ठीक है। अच्छा देखो केस 2, मान लीजिए आपने 0 वेलोसिटी नहीं दी, मान लो टर्मिनल वेलोसिटी थी 10 और आपने जो वेलोसिटी दी वो 5 दे दी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं है लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी से कम है। मान लो ये केस हो। अब इस केस में ये है vt, अच्छा ये देखो इनिशियल वेलोसिटी u, इट इज नॉट 0, है ना, 0 से ऊपर है बट vt से कम है। तो यहां से भी ऐसा ग्राफ करने के लिए ये लॉजिक समझ में आया। देखो yes sir. मेरे ख्याल में अब तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। यस सर। ठीक है। हम्म, नोटेड। ठीक है ना। हाँ एक और केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी 10 है और हमने बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंक दिया, मतलब जो वेलोसिटी हमने दी वो टर्मिनल ही देती। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अब ऐसे केस, ओके सर। हाँ ठीक है, ऐसे केस में अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, देखो तो ये पॉइंट जो है ना ये है टर्मिनल वेलोसिटी और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसी के बराबर है, तो इस केस में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, हमेशा C कांस्टेंट। velocity. अच्छा एक है केस 4 कि मान लीजिए जो इनिशियल वेलोसिटी हम दें वो टर्मिनल से ज्यादा देंगे, टर्मिनल है 10 बट वी गिव अ वेलोसिटी सपोज 15,
तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये है टर्मिनल वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी हम दें वो सपोज ज्यादा है, तो ऐसे में उसने कहा कि वेलोसिटी ना कम होते हुए टर्मिनल पे आ जाएगी, कम होते हुए टर्मिनल पे आ जाएगी, मतलब टर्मिनल को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर उसके नीचे है ना तो बढ़ते हुए टर्मिनल पे आ गई, अगर ऊपर है तो कम होते हुए आ गई। नोटेड सर। है ना। अच्छा, तो आखिर ऐसा क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी पर, ऐसा क्या होता है कि उसको क्रॉस नहीं कर पाती? ये भी एक बात है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। जब जब आपने डिफाइन करवाया था, मुझे वो देखना है। लो ये लो। विस्कस लिक्विड में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ कैसे जाती है? अभी मैं बता रहा हूँ ना, वही तो। सर डन। ओके, अब देखो, तो ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, पहली चीज, टर्मिनल वेलोसिटी को कोई भी क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा? उससे कम है तो उस तक पहुंच के रुक जा रहा है, और उससे ज्यादा है तो उस तक पहुंच के रुक जा रहा है ना। तो होता क्या है कि when an object reaches the terminal velocity, when an object reaches the terminal velocity, then its acceleration becomes zero. तो जैसे ही वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, और एक्सेलरेशन जीरो होने से क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी है ना। कांस्टेंट होती है। इसीलिए जैसे अगर मान लो, अब ये वाला डायग्राम कर लेना कॉपी, एक विस्कस लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सपोज नीचे की तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी v से। तो अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? एक तो इस पे लगेगा mg, mg। एक इस पे लिक्विड क्या लगाएगा? अपथ्रस्ट। थ्रस्ट। और चूंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो लिक्विड एक विस्कस फोर्स भी लगाएगा। यस सर। अब वो ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है, एक्सेलरेशन जीरो। तो लिख सकता हूं मैं कि व्हेन terminal velocity is reached, then ऊपर है u, ऊपर है एफ वी, यू प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम। जी। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, what is upthrust? Upthrust is volume of the solid into density of the liquid into g. What is viscous force? It is 6 pi eta rv। ये भी
ऐसे बना सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट इज एम जी, मास है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो कोई समझ में आया? यस सर। तो यहां से 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, यहाँ मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखना चाहिए। तो वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, अब ये वॉल्यूम जो है इसको लिख सकते हो ना 4/3 पाई आर क्यूब और रो एस माइनस रो एल इंटू जी। तो एक आर से ये आर स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, तो वी कितना आ गया 2 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन 3 3 जा 9 ईटा। ये this is the formula of terminal velocity. सर हाँ ये सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए है ना? हाँ, और सर अगर टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर ले कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट तो और रेज और सिंक नहीं होगा ना, वो वहीं रुक जाएगा, फ्लोट करेगा लिक्विड में ना? नहीं, ये किसने कहा? हाँ ये क्या, ये तो मैंने कहा ही नहीं कि वो फ्लोट करेगा। नहीं, चलता फ्लोट नहीं हाँ सॉरी सर, हाँ बोलिए। वो चलता जाएगा नीचे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना, जीरो थोड़ी हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। 5 तो 5 से चलता जाएगा नीचे। अच्छा ओके ओके, थैंक यू सर। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। कैसे हो सर? समझ आ गया। आ गया ना? सर हाँ बोलो। सर u प्लस एफ वी इज इक्वल्स टू एम जी क्यों लिखा आपने? यार फोर्सेस बराबर हैं, तो ऊपर वाली 2 फोर्स हैं u प्लस एफ वी, नीचे वाली 1 फोर्स है एम जी, बराबर। सही, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है आपने? 9 लिखा है और ईटा लिखा है। हो गया भाई, हो गया। सर u की वैल्यू सर हाँ बोलो। सर जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाएगी फिर तो वो कभी सर जीरो नहीं हो सकती। जीरो मतलब, अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, ये कह रहे हो? नो सर, टर्मिनल वेलोसिटी सपोज सर कीजिए कुछ होगा तो फिर वो जीरो कभी नहीं होगा सर, उसका वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी वही होगी, मतलब हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे 5 हुई ना, तो 5 से ही चलता रहेगा, फिर जीरो नहीं हो सकता। सर मतलब तो रहेगा ही सर नहीं, फिर वो नीचे चलता जाके सर सेटल नहीं हो सकता, मतलब बैठ नहीं, सेटल तो फिर आप मान लो टकरा जाए रिवर से के बॉटम से तो बात और है, पर जब तक पानी है तब तक तो चलता ही रहेगा। ओके सर। ठीक है ना? और कोई डाउट है? तो इस पे कई सारे फॉर्मूले आते हैं। 2r² रो एक्स माइनस रो एल इंटू जी अपॉन 9 ईटा। देखो मैं देखता हूँ इसे। सर वाटर भी एक विस्कस लिक्विड है? हाँ बिल्कुल, कोई लिक्विड कम विस्कस होता है, कोई ज्यादा विस्कस होता है।
पर विस्कस तो सारे ही होते हैं। है ना? सर जी अब तक का मोस्ट विस्कस लिक्विड कौन सा है? यार ये तुम ना गूगल पे डाल लेना, अब तक का मोस्ट विस्कस कौन सा है। ये सब तो यार इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं। हाँ, फाइंड द अच्छा एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, रो एस माइनस रो एल लिखा है ना, रो एस माइनस रो एल। देखो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हुई और लिक्विड की कम हुई, एक केस हो सकता है। एक ये भी हो सकता है ना कि सॉलिड की कम हो और लिक्विड की ज्यादा हो। अगर Yes, सॉलिड, sir. हाँ अगर सॉलिड की ज्यादा है और लिक्विड की कम है तो मेरे ख्याल में आपको ये पता ही होगा कि वो नीचे ही जाएगा, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी। और अगर सॉलिड की कम है और लिक्विड की ज्यादा है तो फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जैसे हीलियम गैस भर दें मान लो किसी बलून में, हीलियम गैस, ठीक है। अब हीलियम गैस जो है उसकी डेंसिटी ना एयर की डेंसिटी से कम होती है, तो अंदर वाले की डेंसिटी बाहर वाले की डेंसिटी से कम हो गई, तो ये ऊपर जाने लगती। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो फाइंड द टर्मिनल velocity of a rain drop of radius 0.01 mm। फिर इन्हें लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ viscosity of air is 1.8 into 10 to the power minus 5 न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर, एंड इट्स डेंसिटी इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू 10। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो।
कर लिए कॉपी? यस सर। एक चीज देखना, इन ड्रॉप है, देखो इसमें ये वाटर है, इसकी डेंसिटी 1000 है, जबकि जो एयर है आसपास की सराउंडिंग उसकी डेंसिटी 1.2 है। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा हुई ना एयर से, तो ऑब्वियसली टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। ये पॉइंट समझे? इसमें वाटर की डेंसिटी है 1000, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी है 1.2। तो हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो जानते हैं, 2r² रो एस माइनस रो एल टू जी अपॉन 9 ईटा। तो 2, अब रेडियस दिया है 0.01, थोड़ा कैलकुलेशन बस हो जाएंगे और कुछ नहीं, 0.01 mm, 2r² रो एस माइनस 1000 माइनस 1.2 इंटू जी अपॉन 9, और ईटा कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो वी टी ये आया 2। अच्छा ये चीज जो है 0.0, ये 1/10⁵ यानी 10⁻⁻5 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा ऊपर। 1000 माइनस 1.2, ये 998.8 ये आ गया। इसको 1000 ही ले लेते तो ठीक था, लेकिन चलो ठीक है। फिर आया 9 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये हटा देते हैं तो 0 यहाँ आ जाए। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो 2 अगेन ये 9 हो गया, तो 998.8 इंटू 10 की पावर, देखो -10 और +2 मिला के हुआ -8, -8 और +5 मिला के हुआ -3 अपॉन 81। ये आया है। सर अगर 1000 लेके कर जाए ना तो 1/81 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सीधे ही आ रहा है। यस। लेकिन अपन ने 1.2330 सर इंटू 10⁻⁻2। तो 9 से देखते हैं, चलो 9 9 का, और 9 भाई पॉइंट में ही आएगा, 911, फिर 90 और 9 9 का 81, फिर 7 आया, 7 9 72 है ना, 7 जा क्यों 9 8 जा ना। ओके। ओके नहीं, तुम बहुत खराब भी है, 9 7 से कर रही। देखो 9 1 जा 9, फिर 2 आ गया, 9 2 जा 18, 2 जा 18, फिर 2 आ गया, फिर 9 3 जा 3 आ जाएगा सर, है ना, फिर 2 आ गया, फिर 9 3 जा 27, यही आ रहा है। अब ये तो आ गया किसमें? यस सर। मीटर पर सेकंड। एक्चुअली इन्होंने ना अपना आंसर उसमें दे दिया सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो मीटर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 10, तो आ जाएगा 1.233। बताओ इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, बस मेन इसमें पता क्या है, वो यही चेक करते हैं जितने भी सवाल आए
क्या मैंने देखा वो यार आप लोगों का नेटवर्क खराब है या मेरा नेटवर्क खराब है, क्योंकि आप कुछ लोगों की आवाज बड़ी कट कट के सुनाई दे रही। क्या मेरी आवाज आप लोगों सर जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, उन्हीं की साइड से कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते ना तो मुझे थोड़ी आवाज सुनाई देती, थोड़ी नहीं सुनाई देती। तो अच्छा हाँ, तो इसमें देख लो कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो। वैसे ये बात सही है, कई लोग इसमें ये कहते हैं कि ये 1000 है ना, ये 1.2 है, तो इसको कहते हैं निग्लेक्ट कर दो, तो उससे भी मेरे ख्याल में आंसर में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ेगा। सर वही आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है बस हाँ लास्ट में। वही वही तो। अच्छा अब एक चीज क्या है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ये लो। हाँ बोलो। सर ये जो डिवाइड बाय 1000 क्यों किया है? रेडियस वाला 0.0 नहीं है। ये वाला कह रही हो क्या? इस ये यस सर। क्योंकि मिलीमीटर में है ना यार, मीटर में नहीं करोगे। ओके ओके गुड। सर हाँ बोलो। सर इसमें आपने डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो डेंसिटी ऑफ एयर ले ली। अरे यार, अब सॉलिड मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी, और लिक्विड मतलब होता है जो बाहर मीडियम है उसकी डेंसिटी। तुम भी कुछ भी पूछ लेती। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है। अच्छा इसके बाद एक पॉइंट है कि जैसे अब कुछ लिक्विड की ड्रॉप्स एयर में गिर रही हैं, तो एयर उन पे विस्कस फोर्स लगाएगी, उन पे mg भी लगेगा, अपथ्रस्ट भी लगेगी, तो सब मिला के कुछ टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है ना। और वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2r² रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन 9 ईटा, है ना। यहाँ पर रो एस मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी, और रो एल मतलब कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसकी डेंसिटी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कई सारी ड्रॉप्स, जैसे कई बार बारिश होती तो कई बार आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जो ड्रॉप्स होती ना बड़ी छोटी छोटी होती, कई बार बारिश होती तो बड़ी मोटी मोटी ड्रॉप्स गिरती, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, है ना। तो क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी ड्रॉप्स आपस में कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉप बन जाती। तो एक टॉपिक है कोएलेसेंस ऑफ ड्रॉप्स। इसका मतलब होता है एक्चुअली मर्जिंग, ठीक है, मर्जिंग ऑफ ड्रॉप्स। अब जैसे ये सोचो कि ये एक ड्रॉप है, इसका रेडियस है r और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है v1, तो v1 ये होगा ना, बताओ होगा? यस सर। ठीक है। अब मान लो इस तरह की, इफ देयर आर n drops and they merge, मान लो n ड्रॉप्स हैं और वो सब मर्ज कर जाए आपस में, तो एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी जिसका रेडियस कैपिटल R हो जाएगा, है ना। ऐसी n ड्रॉप्स आपस में मर्ज कर जाए, तो लेकिन मर्ज करने से क्या वॉल्यूम पे कोई असर पड़ेगा? मतलब सेम यस रहेगी, सर। चेंज हो जाएगी? तो सेम रहेगी चेंज हो वॉल्यूम।
सर Same- रेडियस सर चेंज है। इंक्रीज करेगी। अरे वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम। सर वॉल्यूम तो सेम रहेगी। वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना यार, यस सर। यस सर। सबकी मिला के वॉल्यूम जो पहले थी और बाद में जो है वो सेम रहेगी। तो जैसे इस एक ड्रॉप की वॉल्यूम पहले थी 4/3 पाई स्मॉल आर की, और ऐसी कुल n ड्रॉप्स आपस में कंबाइन हो गई, तो ये हो गई। और बाद में जो ये एक ड्रॉप बनी उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई कैपिटल आर है ना? पाई कैपिटल। तो यहां से कैपिटल आर आ गया, ये आ गया देखो स्मॉल आर इंटू एन की पावर 1/3। ठीक है ना? अब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी मान लो v2 है, तो v2 को ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये जो कैपिटल आर है इसको देखो स्मॉल आर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो v2 आएगा 2, कैपिटल आर है स्मॉल आर एन की पावर 1/3, तो स्मॉल आर स्क्वायर और एन की पावर 2/3 और रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन 9 ईटा। बताओ। यस सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये सर स्क्रॉल अप कर दीजिए। अच्छा, स्क्रॉल अप मतलब ये कर दो। तो एक्चुअली ना पहले देखिए, पहले क्या वेलोसिटी थी? पहले ये वेलोसिटी थी, बाद में ये वेलोसिटी है। अब इन वेलोसिटीज को आप कंपेयर अगर करेंगे ना, तो 2r² रो एस माइनस रो एल जी अपॉन 9 ईटा, तो v1 था, तो v2 आ जाएगा n की पावर 2/3 इंटू v1। n की पावर 2/3 इंटू v1। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर जब एन ड्रॉप का निकालेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन करके नहीं निकाल सकते? सब चीज़ तो कांस्टेंट है, बस आर स्क्वायर को मतलब जितना ड्रॉप वो करेगा उसको इंटीग्रेट मार देंगे 0 टू वो नंबर। 0 टू क्या? सर लाइक एन ड्रॉप, सो 0 टू एन लिमिट डाल देंगे आर स्क्वायर पे। नो, बता देना मुझको जब कर लो तो। डन सर। ठीक है, यस सर डन। ओके सर। तो ये बस पॉइंट याद रखिएगा कि अगर एन ड्रॉप्स आपस में मर्ज हो जाए ना, तो जो नई टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो होती है पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी इंटू एन की पावर 2/3। जैसे कोई कहे कि अगर 8 ड्रॉप्स, सोचो 8 ड्रॉप्स आपस में मर्ज करके एक बड़ी ड्रॉप बना देती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? सोचिए।
8 times. अरे यार क्या बोल रहे हैं यार। सर आपने 8 क्या raised to the power 2 upon 3 सर 8 into 2 के पावर 8 के पावर 2/3 टाइम्स। 8 की पावर 2/3 कितना सर होगा सुना? सर n के square, 4 2 times. square, 4 टाइम्स है ना। यहाँ देखो इफ 8 ड्रॉप्स मर्ज, So 4 times. तो इस केस में जो V2 होगा वो 8 की पावर 2/3 इंटू V1 होगा ना। अब 8 की पावर 1/3 तो 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो V2 कितना आ जाएगा? बताओ इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइन मोशन होता है और टर्बुलेंट मोशन होता है। तो कब कोई मोशन स्ट्रीमलाइन होता है और कब कोई मोशन टर्बुलेंट होता है, ये बताने के लिए एक नंबर यूज किया जाता है जिसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। यहां हम लिख लेते हैं इट इज अ नंबर which is used to tell whether the motion of a liquid in a tube is streamlined or turbulent। तो सपोज ये एक ट्यूब है, एक पाइप, जिस पाइप का डायमीटर कैपिटल डी है। ठीक है, ये जो पाइप है ना इसका डायमीटर कैपिटल डी, इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरह v वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इट इज v, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सपोज इट इज रो। अच्छा लिक्विड विस्कस भी होगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये है ईटा। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज हैं जैसे डेंसिटी है रो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, वेलोसिटी v, डायमीटर d। तो ना रेनॉल्ड्स नंबर जो है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो v d अपॉन ईटा। The formula for Reynolds number is rho v d upon eta।
सर स्क्रॉल डाउन कर दिए थे। ओके तो नंबर से मोशन कैसे पता चलेगा? बता रहा हूँ ना, पहले ही फॉर्मूला तो लिख लो। डन सर। लिया डन सर। अब ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, जैसे हम ये रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लें, है ना, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर अगर मतलब यार इसमें एक पता क्या है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। जैसे कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो, मतलब जो वैल्यू आए वो 2000 से कम आए, तो स्ट्रीमलाइन मोशन होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा आया तो टर्बुलेंट मोशन होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 3000 के बीच में आया तो फिर जो मोशन होता है ना वो मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब कभी वो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, कभी टर्बुलेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इज अनस्टेडी फ्लो। बताओ ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2000 से अगर कम है तो ये कंफर्म है ना कि स्ट्रीमलाइन है। बट 2000 से ज्यादा है तो फिर नहीं पता, मतलब हो सकता है कि टर्बुलेंट हो सकता है स्ट्रीमलाइन हो 2000 से 3000 तक, और 3000 के बाद तो कंफर्म है कि टर्बुलेंट ही है। यानी कि एक यहाँ पे टर्म हो सकता है, हम लिख सकते हैं कि इफ RE is less than या equal to 2000 then flow is streamline। तो अगर मैं 2000 ही रख दूं तो इट विल बी इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। तो v की वैल्यू 2000 ईटा अपॉन रो इंटू डी होगा ना।
यस सर। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी पे रेनॉल्ड्स नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली 2000 हो जाता है, इस वेलोसिटी के अगर ज्यादा हुई वेलोसिटी तो वो टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच, क्रिटिकल भी कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी को तो क्रिटिकल ही तो कहते हैं, फॉर विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन्ड। So this will be called, सर हाँ इसमें आर को आपने इक्वल लिखा है ना 2000 पे? हाँ, क्योंकि 2000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट भी हो सकता है ना, उससे कम पे नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, तो इसको क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक। आए समझ में? सर अनस्टेडी फ्लो का ये मतलब है कि वो टर्बुलेंट या स्ट्रीमलाइंड हो सकता हाँ है कुछ ना? भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये मैक्सिमम कैसे हुआ सर? फिर तो 3000 लेके भी हम कर सकते हैं ना? बात ये ना कि उसमें इस बात की गारंटी थोड़ी है कि उस समय स्ट्रीमलाइन हो गई। सर फिर उस रेंज में हमें कैसे पता चलेगा कि ये नहीं स्ट्रीमलाइंड है या पता फिर? चलता ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं पता चल पाता ना। ओके सर। तो 2000 तक तो पता है। वैसे कुछ बुक्स में पता है ये 2000 और 3000 की जगह ना 1000 और 2000 देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू ही लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बुक्स में ये दे रखा है 2000 और 3000। ठीक है, ओके सर। सर अगर 2000 की भी ज्यादा होगी तो तब भी स्ट्रीमलाइन होगा ना? क्या क्या? सर अगर 2000 से ज्यादा हो गई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो स्ट्रीमलाइन होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, 2000 तक ही स्ट्रीमलाइन होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, चलो, है ना, बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय सर। सर नोट्स दे देना आज की। हाँ भेज दूंगा अभी। थैंक यू सर।